नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे महाकुंभ में स्नान। तो अमित शाह कुछ ही देर में कुंभ मेला पहुंचेंगे और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। थोड़ी देर में महाकुंभ में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। संगम नौज, बड़े हनुमान और अक्षय वट का दर्शन करेंगे। तो अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचेंगे कुंभ मेला। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और थोड़ी देर में वो वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी वहां पर चाक चौबंद कर दिया गया है। जूना अखाड़ा भी जाएंगे और सीएम योगी और अमित शाह दोनों जूना अखाड़ा भी जाएंगे। समिति के शिविर का भी उद्घाटन करेंगे। श्रृंगेरी और पुरी के शंकराचार्यों से भी आज गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे। तो सीएम योगी शाम 6:45 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, जहां पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी आज गृह मंत्री लगाएंगे। तो गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी पुख्ता कर दिए गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ में स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। उनको देखते हुए वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और कई तरह के जो कार्यक्रम हैं वो उनमें भी शिरकत करेंगे। वहीं साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, जो अखाड़े हैं उनसे भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। तो 6:45 पर शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज प्रयागराज दौरा है, वहां कुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। शोएब, आज गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रयागराज दौरा है, आज आस्था की डुबकी लगाते हुए वहां पर नजर आएंगे। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, अमित शाह करीब 12 बजे के आसपास संगम नगरी पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि वो वीआईपी घाट पर सबसे पहले मां गंगा से आशीर्वाद लेंगे, पूजा पाठ करेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद वो लेके हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद अलग अलग जूना अखाड़े से जुड़े कुछ साधु संत, शंकराचार्य, इनकी मुलाकात प्रस्तावित है। लोगों से मुलाकात करेंगे। तो कह सकते कि व्यस्त कार्यक्रम में करीब 7 घंटे से ज्यादा समय बिताएंगे। इस बीच में वो तमाम न सिर्फ साधु संतों से कार्यक्रम करेंगे, मुलाकात करेंगे, बल्कि सबसे पहले वो मां गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए स्नान करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। वो उनसे पहले ही संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे। करीब 11 बजे के आसपास उनके संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने का प्रोटोकॉल है। उसके बाद जब वो अमित शाह संगम नगरी पहुंचेंगे तो उनको रिसीव करेंगे। उन्हीं के साथ ज्यादातर कार्यक्रम जो होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, अमित शाह के जो कार्यक्रम है उनके साथ वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि संगम में की रेती पर लगने वाले एक कुंभ के महाआयोजन में लगातार वीआईपी आना शुरू हो रहा है। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से गंगा मां से आशीर्वाद दे चुकी है। तमाम सेलिब्रिटी जो है वो अलग अलग तारीखों पर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो संगम में आकर के डुबकी लगाकर वापस जा रहे हैं। फिर उनके ट्विटर हैंडल से लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि वो आए थे। जैसे कल अनिल अंबानी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई थी। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जिस तरह से आ रहे हैं, उस पूरे आयोजन के दौरान विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि कुंभ का पूरा क्षेत्र विशेष सुरक्षा कवच में पहले से है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जल, थल, वायु तीनों जरिए से हर एक चीजों पर नजर रखी जा रही है। हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हर मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि अब तक करीब 12 से 13 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ऐसे में अब आने वाला जो 29 जनवरी है वो बहुत बड़ा आयोजन
माना जा रहा है इस पूरे आयोजन के दौरान का, जिसमें करीब 8 से 10 करोड़ लोग 2 दिनों में यानी मौनी अवस्था पर स्नान करने आएंगे। तो उसके लिए भी व्यापक तैयारी कर ली गई। उससे ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं और बाकायदा आस्था की डुबकी लगाएंगे, अब से कुछ देर बाद के कार्यक्रम शुरू होंगे और उसके बाद वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जहां वो पहले माँ गंगा से आशीर्वाद देंगे, स्नान करेंगे। उसके बाद लेटे हनुमान जी जो यहाँ का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। उसी से नजदीक अक्षयवट है, वहाँ के दर्शन करेंगे। फिर उनके शंकराचार्य और साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम शामिल। ठीक है सोएब, हमारे साथ रमन मिश्रा भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रमन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो लगातार प्रयागराज जाते रहते हैं और जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है वो लगातार सभी चीजों को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं और आज गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से निकल चुके हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, उनको बता दें कि केंद्र के जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी पहले ही दी थी कि वो प्रयागराज में एक संगम में गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद में वो पूजा अर्चना करेंगे। आप उनका प्रोटोकॉल भी आ गया, वो 11:30 बजे पहुंचेंगे और स्नान से लेकर शंकराचार्यों से मिलने से लेकर और तमाम महामंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और 6:30 बजे निकल जाएंगे। इस कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए लखनऊ से निकल चुके हैं। और आपको बता दें कि जो गंगा संगम तट पे आज जो तस्वीर आने वाली है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा संदेश होगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा में अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में माना जाता है कि दोनों में कहीं ना कहीं विरासत की लड़ाई है, लेकिन आज संगम तट पर जब तस्वीरें सामने आएंगी तो विपक्ष को बड़ा संदेश जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां 2 काम से जा रहे हैं। एक तो वो गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर उनका स्वागत करेंगे और उनके क्योंकि वो मेजबान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के, इस बार और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर स्नान करने आ रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान अब उसकी जो घड़ी है मुख्य वो नजदीक आ रही है और 11 करोड़ लगभग श्रद्धालु उस दिन स्नान कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है, ऐसा आंकड़ा है सिस्टम का। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर निरीक्षण करने के लिए और सभी चीजों का जायजा लेने के लिए कहीं भी कोई समस्या ना हो, इसके लिए आज वह वहां पर कई बैठकें भी करेंगे और जो भी कमियां हैं उसको सुधार के लिए वहां पर निर्देश भी देंगे। बिल्कुल रमन, और अभी आपने कहा कि जैसे सीएम योगी और अमित शाह को लेकर जो बीच में स्थिति बनी हुई थी और जो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के हिसाब से मानना था कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं तल्खी देखी जा सकती है, लेकिन अब महाकुंभ के दौरान जो सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं और एक सीधा सा विपक्ष को भी संदेश जाएगा कि जो बीजेपी है उसके अंदर किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, अखिलेश यादव ने भी वहां पर स्नान किया है और उन्होंने भी इंडिया गठबंधन को एक संदेश देने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं जो अब महाकुंभ में सभी राजनीतिक दलों के नेता आने लगे हैं, तो ये क्या हम इनकी आस्था माने या फिर राजनीति से जोड़कर इन चीजों को देखें? कौन किस लिए स्नान कर रहा है, आस्था के लिए कर रहा है या राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहा है, ये तो वो व्यक्ति ही जान सकता है। लेकिन जो महाकुंभ में 144 साल के बाद जो संयोग लग रहा है, इसमें स्नान करने के लिए हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई आम नेता हो या कोई व्यापारी हो, हर व्यक्ति इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता है और वहां पर आस्था की डुबकी लगाकर अपने कुल के जो पुण्य की में बढ़ोतरी करना चाहता है, अपने पाप धुलने, जो एक परंपरा रही है, जो एक अवधारणा रही है कि गंगा स्नान करने से जो पाप धुलते हैं, वैसे में वो इस संयोग को नहीं खोना चाहता है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जब इससे पहले हरिद्वार में स्नान किया था, तब भी कहा था जब माँ गंगा बुलाएंगी तब वो जाएंगे। और कल अखिलेश यादव वहां पर अपने बेटे के साथ पहुंचे और उन्होंने गंगा स्नान किया। उसके बाद में शंकराचार्य से उनका आशीर्वाद लिया और साथ में उन्होंने कई संदेश दिए। एक तो संदेश उन्होंने ये भी दिया कि उनका जो स्नान है वो समाज के लिए सौहार्दता का, एकता के लिए उन्होंने डुबकी लगाई है। और साथ में कहीं ना कहीं उन्होंने एक तंज भी कहा कि उनका कहना था कि गंगा कहीं पर भी साफ नहीं है और प्रदेश की कोई भी नदी साफ नहीं है।
उनका सीधा इशारा जमुना पर था। ऐसे में आप दोनों तरीके से मान सकते हैं, अखिलेश यादव ने आस्था का स्नान करते हुए जो राजनीतिक बयान दिया, इससे अखिलेश यादव ने अपने दोनों जो काम है उसे सिद्ध करते हुए अखिलेश यादव कल नजर आए थे। बिल्कुल रमन। शोएब, आज प्रयागराज दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो शंकराचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर के जो साधु संत हैं, उनसे भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। तो जो आज का दिन है वहां पर किस हिसाब से देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और जो बड़े बड़े जून अखाड़े हैं, क्या उनके जो साधु संत हैं उनसे भी गृह मंत्री मुलाकात करेंगे? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए जो अभी तक उनका प्रोटोकॉल है उसमें जूना अखाड़े से जुड़े कुछ साधु संतों से, कुछ बौद्ध धर्म से बना एक शिविर है वहां पर उनके जाने का कार्यक्रम है। उसके अलावा जो शंकराचार्य हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उन जगहों पर वो जा सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि चूंकि 6 से 7 घंटे वो कुंभ नगर में रहेंगे, जिसकी शुरुआत सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करने से शुरू होगी और बेटे हनुमान जी के दर्शन और फिर वहीं पर अक्षयवट के दर्शन करेंगे। उसके बाद ये कार्यक्रम में उनका जाने का कार्यक्रम है। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से तय हो चुकी है। जैसा कि पहले से ही यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। जिन साधु संतों से उनसे मिलने का कार्यक्रम है वहाँ पे भी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, पहले से प्रोटोकॉल जारी है। तो अमित शाह का ये कार्यक्रम इससे भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अब से 8 से 10 बार उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है पिछले दिनों कि वो कुंभ अर्ध कुंभ में माँ गंगा से आशीर्वाद दे चुके हैं। यानी उन्होंने बताया कि ये उनके लिए पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी वो जो अर्ध कुंभ और कुंभ के आयोजन हुए हैं संगम में, वो वहाँ पर माँ गंगा से आशीर्वाद ले चुके हैं। एक बार फिर आए हैं। उनका साफ संदेश कहीं न कहीं है कि वो उनके लिए धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, अब फिर आ रहे हैं, साधु संतों से आयोजन कर रहे हैं। ये सही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में वो खुद गृह मंत्री हैं, व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं उन पर जिम्मेदारी है। तो ये उनके लिए एक नए अनुभव के साथ होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसमें खासतौर से जो व्हीकल्स है उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है शोएब और रमन, आप दोनों का ही ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया है। दुनिया में अयोध्या धाम जैसा रेलवे स्टेशन नहीं है। वी सोमन्ना ने अपना यहाँ पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में अयोध्या धाम जैसा रेलवे स्टेशन नहीं है। मोदी ने अयोध्या में किया है विकास। वी सोमन्ना का बयान सामने आया है। 500 वर्षों के बाद प्रभु राम यहाँ पर विराजमान हुए हैं। प्रयागराज में बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। तो पूरे देश से 3000 ट्रेन आ रही हैं अयोध्या में और वी सोमन्ना का यहाँ पर एक बड़ा बयान सामने आया है। हर 5 मिनट पर एक ट्रेन आती है अयोध्या। तो वी सोमन्ना अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है और कई तरीके की बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। तो दिल्ली उपचुनाव को लेकर रेल मंत्री ने दावा किया है। दिल्ली उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। अयोध्या में 3 दिन प्रयागराज में था, 2 दिन वाराणसी से था। अभी अयोध्या श्री रामचंद्र का दर्शन करके बाद में दिल्ली जा रहा हूँ। सर, महाकुंभ चल रहा है, अब तक कितने प्रतिशत यात्रियों ने रेलवे का सफर किया? देखिए, रेलवे एक बिगेस्ट अचीवमेंट कर 10,000 व्हीकल्स ट्रेन कॉमन जाता था। अभी अनदर 3,000 व्हीकल्स ट्रेन अभी चल रही। एवरी 4 मिनट एक ट्रेन आ रही, एक ट्रेन जा रही। ये काम भी इतना अच्छा काम रेलवे में चल रही। ये टीम वर्क है, ये मोदी जी का आदेश का, योगी जी का संकल्प है। डबल इंजन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम चल रहा है।
मिल्कीपुर उपचुनाव ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए 6 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। दूसरी ओर सपा इस सीट को किसी भी कीमत पर बचाने की तैयारी में जुटी हुई है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने मिल्कीपुर प्रभारी बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव से खास बातचीत की। तो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मिल्कीपुर उपचुनाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सपा और भाजपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे दौरा कर रहे हैं और इसकी कमान भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। और इस समय इसी मुद्दे को बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक रामचंद्र यादव हैं। उनका यहाँ पे पैतृक गाँव भी है। क्या कहेंगे सर, आपका पैतृक गाँव भी है, कितना प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा? देखिए, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद से ही जिस अयोध्या को पूर्ववर्ती सरकारों ने बिल्कुल अछूत करके रखा था, हमारी डबल इंजन की सरकार ने पूरी अयोध्या को सजाने संवारने से लेकर के और जो हमारी अयोध्या की गरिमा महिमा है उसको बढ़ाने का काम किया है। और उसी के नाते आज हमारी पहचान है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में काम कर रहे हैं। और अयोध्या में चूंकि मिल्कीपुर मेरा मूल निवास है और वह मिल्कीपुर जिस मिल्कीपुर को कभी सरकारी अमले में सजा देना होता था तो कहा था इसको खंडासा रायपट्टी भेज दो, उस मिल्कीपुर में आज अगर हम देखते हैं तो विकास के सब तरह के जितने भी आयाम हैं सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। और योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास का रथ जिस तरीके से बढ़ा है उसमें मिल्कीपुर आगे है, पीछे नहीं है। और इसी नाते आज होने वाले उपचुनाव में यहाँ के आम जनमानस की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान को जिताने के लिए यहाँ की जनता ने मन बनाया है। यहाँ पर हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग लग करके रात दिन काम कर रहे हैं। आने वाली 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के निर्णय आने तक हम लोग यहाँ काम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे सपा भी कड़ी टक्कर दे रही है क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव भी कमान संभाले हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संभाल रखे, तो कितना टफ यहाँ का इलेक्शन लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जिसने अपनी स्वीकार्यता अपनी विश्वसनीयता खो दी है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो काम था उस काम को निश्चित रूप से जिस निचले पायदान पर जाके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बिगाड़ा है वो किसी छिपा नहीं है। यहाँ पर होने वाले विकास कार्यों को भी बेचने का काम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने किया। और इतने नहीं, और इसी नाते जिला पंचायत के होने वाले चुनाव में जब वो यहाँ पर चुनाव लड़ने आए तो यहाँ की जनता ने उनको हरा के यहाँ से भेजा है। अब वो एमएलए के चुनाव में आए हैं, फिर से जनता ने कहा है कि इनसे बदला लेना है और इनको आने वाले चुनाव में पूरी तरह से जनता बेनकाब करेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए हर तरह से मतदान करेगी। अच्छा, कहा जा रहा है मिल्कीपुर जो है यादव का जो वोट है और आप भी यादव से हैं, तो क्या लग रहा है निर्णायक भूमिका रहेगी? देखिए, हमारी जहां तक जानकारी है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास लेके काम करती है। जहां तक बात आपने यादवों की है तो यादव स्वाभिमानी है, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता और अवधेश प्रसाद हमेशा यादवों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हैं और वह चोट पहुंचाते पहुंचाते इतना घायल है कि यादव पूरी तरह से इनसे बदला लेना चाहता है और इस चुनाव में यादव खुल करके इनसे बदला लेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको विकासशील भी कहा है कि रामचंद्र यादव रुदौली के हैं जो विकास के तौर पे प्रयासरत रहते हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ पे अगर चंद्रभान जीतते हैं तो क्या लगेगा कि उनको विकास मुद्दे यहाँ पे नजर आएंगे? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जब थे तो उस समय भी विकास के मुद्दे पर यहाँ पर काम करते थे, सबका विश्वास हासिल किया था। और चंद्रभान जी जब यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो यहाँ का विकास इसलिए भी दूना होगा कि हम लोग यहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाए हैं कि हम चंद्रभान पासवान जिताएंगे। उन्होंने कहा भी है कि मिल्कीपुर का विकास दूनी गति से किया जाएगा। क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अयोध्या सीट जो हारी थी संसदीय, बीजेपी इस सीट को हर हालत में जीतना चाह रही है और ये सपा की सीट कहा जा रही है और परंपरागत सीट है, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, इस मिल्कीपुर की सीट पर ये तीसरा उपचुनाव, पहला उपचुनाव
यहाँ पर विपक्ष के रूप में हम लड़े थे। हम उस चुनाव में भी जीत के आए थे। दूसरा उपचुनाव 2004 में हुआ था, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड बना के गए थे। तीसरा उपचुनाव भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम लगे हैं और तीसरा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ये हमारे साथ भाजपा के विधायक रामचंद्र यादव थे। उन्होंने जो है इंडिया वाइज के सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है और आने वाले 5 फरवरी को मतदान यहाँ पर होगा और रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। अब ये देखने वाला होगा मिल्कीपुर का विधायक कौन होता है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। कानपुर के वर्तमान विधायक उमेश शर्मा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन के बीच की जुबानी जंग गोलीबारी और पत्थरबाजी में तब्दील हो चुकी है। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पर उमेश कुमार पर गोलीबारी और पत्थरबाजी करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। तो वहीं ताजा अपडेट के अनुसार निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल निर्दलीय विधायक के दफ्तर में फायरिंग हुई थी। वहीं खानपुर में घट रही इस सियासी घटना के बीच गोलीबारी का होना सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद अब उमेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन तो दूसरी तरफ वर्तमान विधायक उमेश शर्मा तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के बीच की लड़ाई है, जो एक दूसरे के साक्ष्य सवाल है वो बनाया हुआ है। पहले प्रणब सिंह चैंपियन उनके दफ्तर पर पहुंचते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह वो अंधाधुंध फायरिंग वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो मौजूदा विधायक हैं उमेश शर्मा, वो हाथ में हथियार लेकर प्रणब सिंह चैंपियन के आवास की तरफ चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उनको बीच में ही रोक दिया। तो दोनों के बीच जो ये सियासी लड़ाई है अब वो सड़क पर उतर आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चला कर गए हैं। एक समर्थक का एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने लड़की को और बदतमीजी करके गए हैं। मामला क्या था, पूरा मामला ऐसा क्यों बढ़ गया, इस बात को लेकर इतनी? परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। इन्होंने कहा नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। कि लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीजों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पुलिस को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 307 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया था, जिसमें कुंवर प्रणब चैंपियन और उनके समर्थकों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसी संबंध में पूर्व में जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन की एक कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके इनको भी अभी हिरासत में लिया गया है, इनको और इनके साथियों तक को। और जो भी वैधानिक अभी हमारे स्टेटस है उसमें दोनों ही पक्षों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जो इनके असलहे जो इन्होंने अपने लाइसेंसी असलहे इसमें यूज़ किए गए हैं, उनको तत्काल हम सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो इनको सुरक्षा दी गई थी, उनकी सुरक्षा के संबंध में क्योंकि शासन से प्राप्त प्रदत्त ये सुरक्षा है, उस सुरक्षा घेराव को दोबारा से रिव्यू करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ से एक बार शासन। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।